हाँ, तो वो अगर पता चल जाए तो, नहीं पता चले तब तक तो आदमी चुपचाप खा रहा है, कोई टेंशन नहीं। आइए, स्पेन मिड कैप स्टॉक में दो खास मेहमान हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल, राजेश पालिया साहब भी और साथ ही सेठी साहब भी, दोनों का करते हैं स्वागत। सेठी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपकी शुक्रवार की कॉल बड़ी एक्शन में आती हुई दिख रही है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग जबरदस्त एक्शन में, मेरे ख्याल से शुक्रवार को ही रिकमेंड किया था आपने क्लोजिंग शो में, राइट? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। शुक्रवार की दोपहर के शो में 372 के लेवल पे रिकमेंड किया था और अभी 415 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये है आपके लिए सुप्रजीत इंजीनियरिंग। लेकिन इस बीच एक और जरा निफ्टी फ्यूचर्स लाइए स्क्रीन पर एक बार। सेठी साहब से उनकी लॉन्ग टर्म पिक पूछे, उसमें एक बढ़िया नंबर देखने को मिलेगा जो आप वैसे देखना चाहते हैं, 18,410 दिख रहा है। जरा आज का हाई बताइए। 18,410। मेरे सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं और शॉर्ट करने का भी टारगेट 375 तक का इनिशिएट हो चुका है और टारगेट शॉर्ट के भी आ चुके हैं। मैं क्लेम तो कर ही सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके सामने रिकॉर्ड है। हाँ। कब हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ये पता नहीं, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स पर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि एक सौदा ऐसा हुआ है जो आपकी आंखों से बचकर हुआ है, नजर नहीं आया। फ्री ट्रेड जिसे कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। 18,410 का हाई बनाता हुआ दिख रहा है। फ्लैश कर दीजिए निफ्टी फ्यूचर्स का आज का ही 18,410 का नजर आ रहा है। एक बार टाइम देखेंगे दीप, कितनी बजे हुआ है? आई थिंक सर सुबह ही हुआ था। और निफ्टी के साथ साथ हमने इसमें भी देखा था 18,500 की कॉल में भी आई थिंक शायद एक फ्री ट्रेड होते हुए दिखा था मॉर्निंग के सेशन में। तो दोनों तरफ से। और आज निफ्टी की वेबसाइट का डेटा थोड़ा लेट आ रहा है, जो फ्यूचर्स का है डेटा आ रहा है, जो ऑप्शंस का डेटा है वो थोड़ा लेट है, इसलिए उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाए। बट 18,500 की कॉल में भी कुछ ऐसा एक्शन हुआ था और ये भी लेवल 410 का जो हुआ है फ्यूचर सुबह ही होते हुए दिखा था। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए निफ्टी फ्यूचर्स का आज का लेवल। आइए सेठी साहब बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है, निचले लेवल्स पे बहुत पहले कई बार रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है एनसीसी, जो कि अभी 81-82 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एक जबरदस्त कंपनी है जो कि इंफ्रा और ईपीसी सेगमेंट में काम करती है। एक सॉलिड 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और अच्छी एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। बाकी सितंबर तिमाही का भी नतीजा है, बहुत ही जबरदस्त नतीजे थे। 121 करोड़ का पैट था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 53 करोड़ के सामने बहुत अच्छी ग्रोथ, प्लस वाईओवाई भी देखेंगे तो 69 करोड़ 69 करोड़ के सामने 121 करोड़ का पैट। बाकी एक सॉलिड कंपनी। और जो इनके कई सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो रोड टोल प्रोजेक्ट्स है, तो फास्टैग के इंप्लीमेंटेशन के बाद वहां पे भी एक फायदा हो रहा है, टोल कलेक्शन भी बड़े हैं। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी का इसमें एक साइजेबल 12.84% स्टेक है और उन्होंने हाल ही में प्रेफरेंशियल वारंट्स के जरिए भी अपनी हिस्सेदारी और भी बढ़ाई है। तो ऑल इन ऑल वो सब बड़ा पॉजिटिव है। फिर विद इन द इंफ्रा स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की बैलेंस शीट है। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.34 का, जो कि एक इंफ्रा कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाना चाहिए। FIS/DIS की अराउंड 25.5% स्टेक है। तो ये सब कुछ क्वालिटी है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा करने के लिए। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 110 रुपए का टारगेट। 110 रुपए का टारगेट एनसीसी लिमिटेड, इस पर करनी है खरीदारी। कई बार फोकस इसमें भी आया है, दमदार ऑर्डर बुक है, इस बार तो नतीजे भी इनके अच्छे आते हुए दिखे थे, तो एनसीसी पर रखनी है हमें नजर। तो ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। और राजेश जी बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी डिशमन कार्बोजेन। ये स्टॉक में अगर हम मंथली सेटअप एनालाइज करें तो पिछले 2 महीने से काफी अच्छा एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है, काफी अच्छा एक्यूमुलेशन स्टॉक में देखने को मिला। वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे। डेली सेटअप में नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट विजिबल है। तो जिस तरीके के इसके सेटअप अगर हम देखें शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में अब यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में एक रिवर्सल बना है, देखें तो अगर इसके जो रिसेंट लो थे जो बने थे करीब मार्च 2021 में, वो थे करीब 100 रुपए के और अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है 223 के आसपास। तो जिस तरीके से मंथली चार्ट और वीकली चार्ट का सेटअप यहाँ बनते हुए नजर आ रहा है, हमें लगता है डी कैल को यहाँ पे बाय करना चाहिए।
ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 270 तक के। करंट लेवल से कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती है तो इसको ऐड करें, 190 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, अपसाइड के टारगेट 270 तक हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, तो डिशमन कार्बोजन, इस पर खरीदारी की राय पालविया साहब की तरफ से। नजर रखिए इस काउंटर पर भी 270 के टारगेट्स के लिए पालविया साहब को पसंद आ रहा है। आइए एक 10 की कमाई का आइडिया लिया जाए जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं सर। यस, बिल्कुल। जो स्टॉक मैं ढूंढ के लाया हुआ है एरिस लाइफ साइंसेज, और ये स्टॉक मैंने जेम स्टॉक के तौर पे भी दिया है, एसपीएल में भी दिया है। और अब सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट देखने के बाद जहां पे ओपीएम्स बढ़ के आए हैं, बढ़िया नेट प्रॉफिट्स बढ़ के आए हैं, तो मुझे लगता है कि एरिस लाइफ साइंसेज बहुत बढ़िया स्टॉक है 10 की कमाई के हिसाब से। और उससे भी बढ़िया बात है आज फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में भी है, और वैसे बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा पिछले कुछ महीनों का, तो वो भी एक मुझे क्वेश्चन दिखता है, एक रिस्क मिटिगेशन के हिसाब से लगता है कि इन स्टॉक्स को लेना चाहिए। और आप देखिए बहुत ही बढ़िया रिटर्न नंबर्स है। ओपीएम जैसे मैंने कहा 39% की ओपीएम पे कंपनी काम करती है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे। और ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 28-29 के लगभग है, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 22% है, सेल्स की कैगर 15% है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन 29% के, टैक्स एफिशिएंट है काफी, 9-10% ही टैक्स लगता है, तो कहीं ना कहीं सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो कि ऊपर का लेवल्स आप देखिए 863 का दिखाया हुआ, उसके सामने आज नीचे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 900 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और जिस तरीके से एफआईआईज डीआईआई सबका बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, करीब 22-23% एफआईआईज डीआईआईज है, प्रोमोटर्स का भी ठीक है, और कुछ इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड आए, और ये काफी मतलब मुझे लगता है कि जिस तरीके की ग्रोथ और मार्जिन पे है ये कंपनी अच्छा करेगी, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, आराम से स्टॉक को ले सकते हैं 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। ओके, 6 से 9 महीनों की अवधि के लिए 900 का टारगेट एरिस लाइफ साइंसेज, इस पर है जैन साहब का भरोसा। आइए पोजिशनल और शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेंगे सेठी साहब और पालविया साहब की तरफ से। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में 2 पोजिशनल पिक लेने का वक्त है। पालविया साहब की पिक है लॉन्ग टर्म के लिए आज से डिशमैन। पालविया साहब बताएं पोजिशनल पिक। अब पोजिशनल पिक गति रहेगी अनिल जी। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से डेली चार्ट पे इसमें ब्रेकआउट हुए हैं और मंथली सेटअप तो इसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से हमें इसमें पिछले 2-3 वीक में जिस तरीके से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली, अब ये स्टॉक में हमें लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो गति को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 175 से 168 बाइंग रेंज रहेगी, 155 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए 220 से लेकर 230 तक के। तो गति पे बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल कैटेगरी में। ओके, गति है वो स्टॉक जहां पर आप करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए राजेश पालविया साहब की तरफ से, और सेठी साहब को भी देना है अपना पोजिशनल स्टॉक एनसीसी की लॉन्ग टर्म पिक के बाद। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का पोजीशनल पिक है वो एक पेपर स्टॉक है, वेस्ट कोस्ट पेपर, जो कि अभी 268 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक सॉलिड कंपनी है और पूरा पेपर सेक्टर ही बहुत अच्छा कर रहा है। हाल ही में जो भी नतीजे आए सब बहुत ही अच्छे थे। इस क्वार्टर में इनको एक तो जो चाइना में पेपर के प्राइसेस बढ़े हैं, वहां पे कुछ प्रोडक्शन कर्व किए हैं, उसकी वजह से भी, फिर इंपोर्टेड पेपर में जो शिपिंग कॉस्ट ज्यादा है उसका भी एक इंक्रीज उसके वजह से भी है, प्लस पेपर की डिमांड बहुत अच्छी रही है। स्कूल्स भी रीओपन हो गए हैं तो उसका भी एक प्ले है, और उसके अलावा जो ई कॉमर्स की पैकेजिंग में भी आजकल जो पेपर का इस्तेमाल होता है सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बाद, मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए। वेस्ट कोस्ट के पेपर एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। हाल ही में इसके भी नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं, और मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 295 का, स्टॉप लॉस रखना है 255। ओके, तो 255 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलनी है वेस्ट कोस्ट पेपर पर। सेठी साहब टारगेट जरा एक बार बताएंगे। 295 का टारगेट। 295 का टारगेट। ओके, तो खरीदारी करके चले वेस्ट कोस्ट पेपर पर। नतीजों के बाद रिएक्शन भी इसमें अच्छा आते हुए देखा है हमने। आइए 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर।
दीपांशु, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है थर्मैक्स। थर्मैक्स ने पहले एक ब्रेकआउट लिया अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर, और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छे से कंसोलिडेट होके एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देके दोबारा से चलने के लिए तैयार है। तो इन स्तरों पर करेक्शंस में थर्मैक्स पे निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें दीपांशु, तो एक बड़ा बहुत विशालकाय बुलिश फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद अब इसमें तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में। तो देखिए, सबसे पहले तो इन स्तरों पर बाय ना करें, कुछ कूल ऑफ होने दें, नीचे के लेवल्स पर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें, और हमें उम्मीद है कि स्टॉक में आपको 2500 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो गिरावट में धीरे धीरे करके थर्मैक्स को एक्यूमुलेट करके होल्ड करने की राय है, और 2400 से 2500 का टारगेट। ओके, तो 2500 तक के टारगेट के लिए थर्मैक्स पर करनी है खरीदारी। नतीजों के बाद काफी पॉजिटिव एक्शन में थर्मैक्स का काउंटर आपको आते हुए दिखा। विशालकाय है, विशालकाय मतलब पता नहीं, मतलब विशालकाय तो एक ही चीज हमने देखी बचपन से, तो हाथी काइंड ऑफ ऐसा है। हाँ कुणाल जी, हाथी जैसा चार्ट पैटर्न बना है। अनिल जी, विशालकाय पसंद नहीं आ रहा है तो अनिल जी विराट कह सकते हैं। सरनेम बहुत विराट अनिल जी। सरनेम कोहली नहीं अनिल जी, कोहली नहीं। ओके, ठीक है। तो चलिए, बड़ा चार्ट दिख रहा है थर्मैक्स का, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती दिख रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। 1620 और 2400-2500 तक के टारगेट के लिए यहां पर आपको करनी है खरीदारी। आइए शॉर्ट टर्म पिक्स ले ली जाए। बिल्कुल सर। ओके, पालवे साहब ने डिशमैन और गति दोनों बता दिया। बताएं सर शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी क्रिसिल। ये स्टॉक में लास्ट वीक में अगर हम देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। वॉल्यूम एक्शन भी काफी अच्छी देखने को मिली। जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ विद वॉल्यूम एक्शन, हमें लगता है अभी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी अच्छा करते हुए दिखेगा। जिस तरीके से स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, हमें लगता है इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए इसके 3380 से 3430 तक की अपसाइड क्रिसिल में आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से कोई भी वॉलेटिलिटी डिप्स में मिलती है तो ऐड करें। 3285 से 3240 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 3200 के आसपास। टारगेट होंगे 3430 तक के। तो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी क्रिसिल। क्रिसिल शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की राय आपके लिए राजेश जी की तरफ है। अब देनी है सेठी साहब को अपनी शॉर्ट टर्म पिक, और अब देना है जय को अपना जैकपॉट। ये दोनों ही होने वाला है एक छोटे से ब्रेक के बाद। दस की कमाई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जय ठक्कर हमारे साथ तैयार है, उनको जैकपॉट भी देना है और साथ में उनको अपनी 10 की कमाई का भी देना है। जय, पहले कौन सा बताएंगे? अनिल जी, पहले मैं जैकपॉट देना चाहूंगा। अनिल जी, 10 की कमाई उसके बाद दूंगा। तो जय के लिए बिल्कुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम है, इसीलिए सिप्ला पर 930 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दे रहा हूं मैं। 15 रुपए 85 पैसे 16 रुपए पर ट्रेड कर रहा है ये, इसको खरीदना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 11 रुपए का, थोड़ा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस एनर्जी थोड़ा सा दूर है, बट देन टारगेट्स बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। 23 और 27 ये दो टारगेट्स के लिए इसका 930 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी। लूपिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिया था, वो ऊपर है। बायोकॉन आज पिक ऑफ द वीक दिया, वो 2.5% ऊपर है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिप्ला में भी एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। स्पॉट लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 970 980 तक के लेवल्स हमें यहां आते हुए देखने मिल सकते हैं। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स इटसेल्फ में जहां तक देख रहा हूं जी, तो एक बेस कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दे रहा है। 200 डेमा पर अच्छा सपोर्ट लिया है। 14,150 14,200 तक के लेवल्स निफ्टी फार्मा इंडेक्स में इमीडिएटली देखने मिल सकते हैं। एंड देयर आफ्टर 14,350 तक के भी लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेंगे। सो इंडेक्स अच्छा लग रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे सिप्ला में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। ओके, सिप्ला में फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और यहां पर 930 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय 16 रुपए में। थोड़ी देर में हम जय से लेंगे उनका एक बेहतरीन 10 की कमाई वाला स्टॉक भी, और सेठी साहब भी देंगे आपको एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में एक पोजिशन शॉर्ट टर्म पिक भी। उससे पहले मानसी तैयार है बताने के लिए एक स्टॉक में जो एक्शन है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस क्यों दौड़ लगा रहा है ये शेयर, मानसी बताइए।
बिल्कुल शुक्रिया सर। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में मजबूत सेल्स बुकिंग देखने को मिल रही है, अच्छे नतीजे हैं और साथ ही आगे भी जो इनकी लॉन्च पाइपलाइन है काफी तगड़ी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं यहाँ पर फोकस है। सबसे पहले इनकी सेल्स बुकिंग की अगर बात करें, अप्रैल से सितंबर के बीच यानी कि पिछले 2 क्वार्टर्स में, पिछले 6 महीनों में सेल्स बुकिंग जो है 59% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है और 1310 करोड़ की सेल्स बुकिंग कंपनी ने कर दिखाई है। प्रोजेक्ट पाइपलाइन की जो मैं बात कर रही हूँ, 170 लाख वर्ग फुट की इनकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन है और आगे भी 20 लाख वर्ग फुट की अपकमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन कंपनी प्लान करके चल रही है। जो नतीजे कंपनी के आए वो भी काफी मजबूत रहे। बिक्री मुनाफे के लिहाज से अच्छे नंबर्स थे। 13 मिलियन वर्ग फुट का सेल्स वॉल्यूम कंपनी ने देखा, जो कि सालाना आधार पर 33% की बढ़त थी। वहीं सेल्स वैल्यू 44% बढ़ी इनकी और ये बढ़कर 831 करोड़ तक जाती हुई दिखी है। रियलाइजेशंस के फ्रंट पर भी बढ़ोतरी हमने देखी है, क्योंकि लगातार यहाँ पर मांग में बढ़त है, जिसके चलते कीमतों में अपने प्रोजेक्ट्स की इन्होंने बढ़ोतरी की है और रियलाइजेशन 8.4% बढ़कर 6,322 रुपए प्रति वर्ग फुट यहाँ पर इनकी पर स्क्वायर फुट की प्राइस अगर देखें तो जाती हुई दिखी है। साउथ बेस्ड कंपनी है और इनकी ऑफरिंग्स, मेजर ऑफरिंग्स की अगर बात करें, ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल हाउसिंग और साथ ही अल्ट्रा प्रीमियम हाउसिंग पर कंपनी फोकस करके चल रही है। बढ़िया लॉन्च पाइपलाइन है, मजबूत फंडामेंटल्स है, लगातार अच्छे नतीजे और सेल्स बुकिंग भी अच्छी हम देख रहे हैं। साउथ बेस्ड मार्केट में काफी अच्छी मांग है, जिसके चलते ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में ढेर सारे एक्शन, ढेर सारे ट्रिगर्स, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मजबूती थोड़ी कम होती दिख रही है बाजार की। निफ्टी अब सिर्फ 35 अंक मजबूत बचा है 18,140 के आसपास। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 90 अंक मजबूत बचा है 38,820 के आसपास। तो फिर से थोड़ी निचले स्तरों पर आता हुआ दिख रहा है। लगता है आज थोड़ी फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आइए सेठी साहब से लेते हैं एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म पिक और उसके बाद मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है एक मिड कैप आईटी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी, जो कि अभी 479 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये हर्षवर्धन गोयनका ग्रुप की आईटी सर्विसेज कंपनी है, जो कि एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इंफ्रा मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और मेनली कैटर करती है बीएफएसआई, फिर कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर को। कंपनी के कई सारे जो इंटरनेशनली बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फिर एडोबी है, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल, इन सब के साथ इनका टाई अप है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी ऑरेकल और सैप के साथ इनका टाई अप है। तो एक सॉलिड कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है और इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे। उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा उछाल आया, बट फिर जो बाजार में गिरावट आई, खास करके मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी, तो ये स्टॉक भी एक गिरावट के बाद कंसोलिडेट करने के बाद मुझे लगता है अब चलने को तैयार है। एफआईएसडीआई इसके अराउंड 38% स्टेक है। फिर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष धवन जी अराउंड 1.24% स्टेक ओन करते हैं और शायद संदीप ने भी इस स्टॉक को हाल ही में रिकमेंड किया हुआ है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 505 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 470 रुपए। ओके, 470 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 505 रुपए के टारगेट के लिए। ये है आपके शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर जेंसार टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल संदीप जी का तो आज ही सुबह का ही था ना, सुबह भी आज ही बताया था जेंसार टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जेंसार और जेंसार, बिल्कुल जेंसार टेक्नोलॉजी, डाबर, मैट्रिमोनियल.com और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ये शुक्रवार की पिक्स थी सेठी साहब की, नहीं जैन साहब की, जो उन्होंने बताई थी। आइए अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का और बात करेंगे देश की दिग्गज रेलवे सेक्टर की कंपनी इरकॉन से। उन्नीस में बनी थी इरकॉन। ये रेलवे की कंपनी सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम, रेलवे से जुड़ा हुआ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो करती है। रेलवे, हाईवे, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सबस्टेशन इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सारे बड़े बड़े काम हैं जो इरकॉन करती है। 25 से ज्यादा देशों में काम करती है। ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे के साथ जुड़ी तो मतलब खाली हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं। 128 से ज्यादा प्रोजेक्ट अब तक कर चुके हैं हिंदुस्तान के बाहर, और हिंदुस्तान में 390 प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है इरकॉन। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश कुमार मिश्रा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और मिश्रा साहब सितंबर 2021 से, यानी कि हाल ही में कंपनी के सीएमडी हुए, नियुक्त हुए हैं। 2006 से वो इरकॉन के साथ जुड़े हुए हैं।
आईआईटी दिल्ली से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और 1987 बैच के इंडियन रेलवे सर्विसेज के आप इंजीनियर्स ऑफिसर हैं। 35 सालों के आसपास का गहरा और लंबा अनुभव है योगेश जी का रेलवे के साथ जुड़े रहने का और काम करने का। नतीजा है 12 नवंबर को और उसके बाद आज ही का दिन है, तो चलिए आपको पहले नतीजे बता दूं। साल दर साल देखेंगे बहुत ही तगड़ी ग्रोथ नजर आएगी। आय बढ़कर आई है 46-47%, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है 44%, मार्जिन 7% के आसपास रहे मेंटेन और मुनाफा 75% बढ़कर आया। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दमदार रिजल्ट्स के पीछे। क्या खास वजह रही कि आय और मुनाफे दोनों में तगड़ी बढ़त देखने को मिली है मार्जिन स्टेबल रहने के बावजूद? बताएं सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। पहले तो ये जो हम लोगों के नतीजे अभी इस क्वार्टर में आए हैं, ये हम लोगों ने, हालांकि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए बारिश का मौसम होता है, इसमें जो है रेवेन्यू कम आता है, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को काफी अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए और अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये हम लोगों का टर्नओवर भी बढ़ा है और उसी के हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ा है। ओके, चलिए तो कामकाज और एग्जीक्यूशन इस पर रहा है ज्यादा फोकस, लेकिन एग्जीक्यूशन तब होगा जब ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे। तो सर पहले ये बताइए कि इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर्स नए मिले हैं और इन ऑर्डर्स को मिलाकर अब आपकी ऑर्डर बुक कहां तक पहुंच गई है सर? ये साल के शुरू में हमारी ऑर्डर बुक करीब 34,000 करोड़ की थी जी, और हमारे पहले दोनों क्वार्टर में, एक क्वार्टर में रिजल्ट मतलब हम लोगों की बिडिंग में हम लोग लोएस्ट आए थे और अब हमें इस क्वार्टर तक 3250 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं, जिसमें एक सोलर प्लांट लगाने का ऑर्डर भी है। और इसके अलावा हम लोग 6,900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में अभी लोएस्ट बिडर बने हैं, जिसमें हाई स्पीड रेलवे के 2 बड़े प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। तो कुल मिला के लगभग हमारा अभी तक इस साल के अंदर लगभग 10,000 करोड़ के करीब हमारी ऑर्डर बुक बढ़ने की हमारी संभावना है। तो सर इसमें वो वाला ऑर्डर भी शामिल है जो आपको मिलने वाला है 5,200 करोड़ का, अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन बन रही है, वो भी आप ही कर रहे हैं सर? जी, हम लोग उसमें लोएस्ट बिडर अभी घोषित हुए हैं जी, और ये हमें उम्मीद है कि ये इसी वर्ष के दौरान हम लोगों को ये ऑर्डर जो है मिल जाएगा। अच्छा सर, जैसा आप बता रहे हैं 35,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, कुछ और नए ऑर्डर्स भी आएंगे। आमतौर पर मतलब कितने समय के लिए 35,000 करोड़ को पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा? तो एक जस्ट वो समझना चाहता हूं कि रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए आज से या पाइपलाइन के हिसाब से कितने समय का काम है एयरकॉन के पास? अभी आप देखें, हमारा पिछले वर्ष में करीब 5200 करोड़ का टर्नओवर था हमारा। जी, जी। इस वर्ष हम लोग उम्मीद है, मुझे जिस प्रकार के नतीजे अभी 2 क्वार्टर में आए हैं और अगले 2 क्वार्टर जनरली कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए और अच्छे होते हैं, हमारे पिछले वर्ष की को आप देखेंगे अगर तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि 6,000 करोड़ से ऊपर का हमारा टर्नओवर जो है हम हासिल कर पाएंगे इस वर्ष में। और अगर उसको देखें तो हमारा 5 वर्ष का हमारे पास लगभग, अगर इसी टर्नओवर पे भी हम कार्य करते रहें तो हमारे पास कार्य बाकी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम हर वर्ष की तरह जो है हम लोग हर वर्ष और प्रयास करते रहते हैं देश विदेश में, तो हमें और कार्य मिलेंगे और हम टर्नओवर बढ़ाएंगे भी, तो भी लगभग 5 वर्ष तक हमारे पास रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखाई। सर वो तो 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ऑर्डर बुक और तेजी से बढ़ेगी, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं। 5 साल का काम तो ये। अच्छा सर, आपने कहा कि देश विदेश में काम मिलने की बात है, तो देश में तो इतना तगड़ा काम मिल रहा है, दिख रहा है, विदेशों का क्या हाल है सर? वहां पर कुछ अब कोविड के बाद सिचुएशन ठीक हुई और वहां से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं सर? विदेशों में, क्योंकि आपने जैसा कहा कोविड की वजह से कुछ प्रयासों में कमी आ गई थी, हम लोग जा नहीं पाते थे हमारी टीम्स कहीं पर, लेकिन हमें अभी श्रीलंका में हमें एक सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लगभग 114 करोड़ 15 करोड़ के आसपास का है, उसमें भी हम लोएस्ट बिडर हुए हैं। तो हमें उम्मीद है इसी तरह से हम बांग्लादेश में, म्यांमार में और जो देश हैं जहां पर हम कार्य करते हैं वहां हम प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ और इस वर्ष में विदेश से भी ऑर्डर मिलने की संभावना है। बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा सर, एक सवाल वो कमोडिटी प्राइसेस को लेकर है। ज्यादातर कंपनी में हम देख रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आपकी कंपनी में भी देखिए रेवेन्यू भी अच्छा बढ़कर आया है, मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन मार्जिन मेंटेन है, थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट घटे हैं, ठीक है, वो बराबर ही है एक तरह से। जो कमोडिटीज के दाम बढ़े हुए हैं उसका असर पड़ रहा है क्या? और थोड़ा एक मार्जिन का आउटलुक दे, आगे चलते हुए मार्जिन कम होंगे, मेंटेन रहेंगे या सुधरेंगे? देखिए, कमोडिटीज का तो एक साइकिल है, ये आज की तारीख में बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक ये है कि ये कमोडिटीज के जो
बढ़े हुए दाम हैं, क्योंकि हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लगभग प्राइस वेरिएशन वगैरह क्लॉज होता है, तो हमें उसी हिसाब से कंपेंसेशन भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारे मार्जिन्स पे बहुत असर पड़ेगा। हाँ, अगर लंबे समय तक अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हुए रह गए तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक साइकिल है जो कि फिर नीचे भी आएगा और तब हमारे मार्जिन्स जो हैं शायद इंप्रूव भी हो सकते हैं। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए मार्जिन का आउटलुक भी। मिश्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया और अपने नतीजों पर, ऑर्डर बुक पर, आगे के एग्जीक्यूशन पर विस्तार से बातचीत की। दमदार रिजल्ट्स आपकी कंपनी ने पेश किए, उम्मीद करें आने वाली तिमाहियां इसी तरह की मजबूत आपकी कंपनी के लिए साबित हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप। इरकॉन इंटरनेशनल, ये थी कंपनी जिसके नतीजों के बाद आपने मैनेजमेंट को सुना। काफी कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट है और ऑर्डर बहुत बुक बढ़िया गजब सर। 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी गजब है। और ये बुलेट ट्रेन के ऑर्डर जो इन्हें मिलने वाले हैं। हाँ, 5200 करोड़ का तो अहमदाबाद और मुंबई का ही। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान में काम करते हो, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत कुछ काम है और अब वो काम फिर से मिलने की संभावनाएं बनेगी। तो इरकॉन इंटरनेशनल दमदार कंपनी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, एक और मैनेजमेंट से हम करेंगे मुलाकात और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट एक और आने वाला है फोर्टिस हेल्थकेयर का। लेकिन उससे पहले मैक्स वेंचर्स, ये स्टॉक है आज कमजोर। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है मैक्स वेंचर्स में। क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्यों है स्टॉक नीचे, बता रही है मानसी बताइए। बिल्कुल अनिल सर, इनके दो कारोबार हैं, दो सेगमेंट है, एक है स्पेशलिटी पैकेजिंग फिल्म बिजनेस और एक है रियल एस्टेट बिजनेस। कंपनी अपने स्पेशलिटी पैकेजिंग बिजनेस से एग्जिट करना चाहती है और एग्जिट करने का इनका जो मेजर मोटिव है वो ये है कि वो रियल एस्टेट बिजनेस में और ज्यादा फोकस कर पाए। स्पेशलिटी फिल्म बिजनेस में अपना बचा हुआ 51% जो हिस्सा है उससे भी बाहर निकलना चाहती कंपनी और जापान की कंपनी तोपान इंक को ये बचा हुआ 51% हिस्सा 650 करोड़ में बेचा जाएगा। स्पेशलिटी कारोबार से निकलेगी और रियल एस्टेट कारोबार पर फोकस बनाएगी और इनफैक्ट इनका नाम भी ये चेंज करने जा रहे हैं। मैक्स वेंचर से अपना नाम बदलकर मैक्स एस्टेट लिमिटेड किया जाएगा। सिनर्जी बेनिफिट्स के लिए यहाँ पर ये नाम जो है उसे बदलते हुए देखेंगे ताकि पर्टिकुलरली जिस सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं उस पर नाम का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखे। दिल्ली के प्रीमियम रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्पेस पर मेजरली इनका फोकस होगा। कंपनी दिल्ली एनसीआर के कई लैंड ओनर से लैंड पार्सल डेवलपमेंट को लेकर मेजर टॉक्स भी कर रही हैं, इसमें आगे बातचीत भी कर रही है और डाइवेस्टमेंट के बाद कंपनी के पास करीब 1000 करोड़ की नकदी होगी। इस नकदी का पूरा इस्तेमाल जो है यहाँ पर रियल एस्टेट कारोबार को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। कंपनी की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल पार्टनर्स की अगर बात करें, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की मैक्स वेंचर्स में 23% हिस्सेदारी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल प्रोजेक्ट में मैक्स स्क्वायर में एसपीवी के जरिए न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने निवेश भी किया है और आगे भी कंपनी ऐसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल पार्टनर्स के साथ करार करके आगे फोकस और उनके पास से जो लिक्विडिटी सिचुएशन है उनका फायदा उठाकर रियल एस्टेट बिजनेस में उतरने की कोशिश करेगी। आपको बता दें मैक्स स्क्वायर में न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का करीब 49% हिस्सा है। तो क्लियरली अपने स्पेशलिटी पैकेजिंग बिजनेस से बाहर निकलकर पूरा फोकस जो है रियल एस्टेट सेक्टर पर बढ़ाना चाहती है मैक्स वेंचर और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि रियल एस्टेट स्पेस में कन्विक्शन और भरोसा इनका ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो अभी 1978 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है मुझे मैक्स वेंचर्स का और उसमें से कितनी 650 करोड़ की डील हो रही है। तो 650 करोड़ रुपए कैश आ जाएंगे इनके पास। जी, कैश ऑल कैश डील है। 650 आ जाएंगे तो बचा है आपका कितना 1300 करोड़ के आसपास का। रियल एस्टेट कारोबार की वैल्यू 1300 करोड़। गिरा क्यों है 11%? निकालना पड़ेगा। कोई आइडिया, अंदाजा स्टॉक गिरा क्यों? क्योंकि अगर या फिर या तो ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि पैकेजिंग बिजनेस ही ज्यादा पैसा कमाने वाला है, वो निकल रहा हो। आई थिंक वैल्यू ऑफ लैंड का ही देखना पड़ेगा कि उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या है, कब आएगा, क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहिए क्योंकि ऐसे तो 650 करोड़ अगर आ जाए कंपनी के पास और वो 650 करोड़ का बिजनेस बेच के आप रियल एस्टेट बिजनेस में लगाएं तो कायदे से स्टॉक की वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन और ग्रोइंग सेक्टर में इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसा या तो सस्ता बिका है पैकेजिंग बिजनेस
एक तो सर ये फोकस जो है सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के रियल एस्टेट पर कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि जो अभी वो तो ठीक है, वो डेवलपमेंट तो- की बात हो रही है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी आने बाकी ना वो इसमें कुछ ना कुछ गेम वैल्यूएशन का होगा, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन चेक करना चाहिए किस वजह से गिरा है। एनीवे चलिए देखेंगे इसको भी और आगे ध्यान देंगे कि क्या कुछ हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग चीज है, कम से कम एक चीज क्लियर है कि अब मैक्स वेंचर्स पूरी तरह से रियल एस्टेट कंपनी रह जाएगी आगे चलते हुए। आइए बात करते हैं एक और टॉप मैनेजमेंट से, देश के दिग्गज हॉस्पिटल फोर्टिस हेल्थ केयर से। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। फोर्टिस हेल्थ केयर देश की दिग्गज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज देने वाली कंपनी है। ये 27 से ज्यादा अस्पतालों के साथ देश की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास 4100 से ज्यादा बेड और 5000 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। बेस्ट हॉस्पिटल चेन, बेस्ट हॉस्पिटल फॉर पेशेंट केयर जैसे कई अवार्ड ये कंपनी जीत चुकी है। आइए पहले मैं आपको नतीजे बता दूं और उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। दूसरी तिमाही में पहले साल दर साल मैं आपको नतीजे बताऊं। साल दर साल आय बढ़ी है 47%, 1463 करोड़ के आसपास रही है। कामकाजी मुनाफा 136% बढ़ा है, 284 करोड़। और मार्जिन्स देखिए क्या गजब का उछाल आया है, 12 से 19% पहुंचता हुआ दिखा। मुनाफा 8 गुना से ज्यादा होता हुआ 15 करोड़ से पहुंचकर 130 करोड़। तिमाही दर तिमाही भी नतीजे अच्छे हैं। सिर्फ एक मुनाफे का आंकड़ा आपको 430 करोड़ के बजाय 130 करोड़ दिखेगा क्योंकि 306 करोड़ का एडजस्टमेंट था। तो साल दर साल देखेंगे तो भी बहुत बढ़िया है, तिमाही दर तिमाही देखेंगे तब भी बहुत अच्छा। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पेशे से तो वैसे कार्डियक सर्जन है और उसके बाद मैनेजमेंट लीडर बन गए आप। उन्होंने सर्जरी में, जनरल सर्जरी में एमएस किया हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी से कार्डियक सर्जरी में एमसीएच भी किया है। 26 सालों तक वो काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ रहे। बॉम्बे हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, विजय हार्ट फाउंडेशन। अच्छा, फोर्टिस में आने से पहले वो नारायण हेल्थ में वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही ग्रुप सीईओ भी रहे। तो हॉस्पिटल्स चलाने का गहरा अनुभव है उनके नेतृत्व में। आप देख सकते हैं फोर्टिस हेल्थ केयर के बेहद दमदार नतीजे आते हुए दिखे। रघुवंशी साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त देने के लिए। और सबसे पहले इन दमदार नतीजों के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई। सर बताएं क्या खास रहा है इस तिमाही में इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? एक तो अनिल जी देखिए, जैसे कोविड का संक्रमण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उस कारण से नॉन कोविड जो केसेस हैं, स्पेशली सर्जिकल केसेस, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, बड़े प्रोसीजर्स, वो उनकी संख्या बढ़ी है। तो पिछले तिमाही में सर्जिकल वॉल्यूम ज्यादा था, करीब 56% रेवेन्यू सर्जिकल केसेस से आया, जिनमें आमतौर पर आरपॉप ज्यादा होता है। तो ये एक कारण है। उसके अलावा बहुत से जो कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हमने पिछले 2-3 साल में इंस्टीट्यूट किए हैं, उनका भी कुछ असर देखने में मिल रहा है। अभी देखा जाए तो एक तरीके से बिजनेस पूरी तरह नॉर्मल की तरफ जा रहा है, पर जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते थे वो बिजनेस अभी भी कम है, और अगले 2 तिमाही में हमें लगता है कि वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। ओके, तो सर आप ये कह रहे हैं कि जनरली कोविड के वक्त जो लोगों को अगर सर्जरी करवानी है तो वो पोस्टपोन कर रहे थे कि भाई इस तरह एक बार थोड़ा माहौल ठीक हो जाए, हॉस्पिटल में जाए ना जाए, वो वाला बिजनेस वापस से आ रहा है, वो सर्जरीज काफी हो रही है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा सर एक चीज बताइए जस्ट मेरी नॉलेज के लिए, बिजनेस कब ज्यादा रहता है आपका? जब कोविड वाली सिचुएशन है तो उस समय तो एकदम हॉस्पिटल सारे फुल से, मुझे पता है कि आपके पास कितने फोन कॉल्स आए होंगे उस वक्त की एक बेड मिल जाए, कुछ वो मिल जाए, नेचुरली उस समय तो ऐसी हालत थी। तो उस समय ज्यादा बिजनेस रहता है या अभी जो नॉर्मल सिचुएशन है उसमें ज्यादा बिजनेस होता है? तो कोविड के समय में एक तरीके से देखा जाए तो ऑक्यूपेंसी वगैरह बहुत बढ़ जाता है, और काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस आते हैं उस कारण से। पर ज्यादातर जगह पे प्राइस कंट्रोल है कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए। तो जबकि ऑक्यूपेंसी लेवल उस समय में ज्यादा होने के बावजूद ओवरऑल मार्जिन्स पे और ऑपरेशनल लेवल पे काफी प्रेशर रहता है। तो जब कोविड ना रहे वही एक बेहतर परिस्थिति है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और ये 19% के आसपास के जो मार्जिन है सर, साल दर साल तो काफी बड़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेंटेन है। आउटलुक बताएं सर,
मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे, थोड़े कम हो सकते हैं या बढ़ने की उम्मीद है? एक तरीके से हमने पहले कहा था कि जो हॉस्पिटल सेगमेंट है हमारे बिजनेस का, उसमें मार्जिन्स करीब 18% से ज्यादा होने चाहिए और अगले 1-1.5 साल में हम वो अचीव करेंगे। पर अभी मुझे बहुत खुशी है कि हम ऑलरेडी वो लेवल पे पहुंच चुके हैं और ये एक सस्टेनेबल लेवल है और इससे हमें आगे फ्यूचर में बेटर नंबर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो मैंने कहा कि कॉस्ट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उनका असर देखने को मिलेगा और जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो मार्जिन में और सुधार होने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में। सर, डायग्नोस्टिक स्पेस में काफी डील्स हो रही हैं, क्या कुछ इरादा है कंपनी का वहां पर किसी तरह के इनऑर्गेनिक ग्रोथ का, कोई एक्विजिशंस करने का, या ओवरऑल आपकी कंपनी का एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है सर? तो दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ का बहुत आज स्कोप है। पहले मैं हॉस्पिटल्स के बारे में अगर बात करूं तो हॉस्पिटल्स में हमने पहले कहा था कि हम 1300 बेड ऐड करेंगे 3 साल में, तो वो बिल्कुल एकदम ऑन ट्रैक है। उसमें से करीब 500 बेड का काम ऑलमोस्ट हो चुका है और वो जुड़ चुके हैं और अगले आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर हम बाकी के भी ये सब बेड्स ऐड कर देंगे। ये एक ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, पर उसके अलावा हम और 1000 बेड्स कर सकते हैं। पहले हमने प्रयोजन किया था करीब 300 करोड़ पर ईयर का केपेक्स के लिए, पर अभी हमें अपनी कैश फ्लो और की स्थिति को देखते हुए और जिस तरीके से हमारा मार्जिन्स वगैरह में इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल बेसिस पे आया है, उसको देखते हुए हमने ये एक्सेलरेट करने की कोशिश की है और हम करीब 400 करोड़ पर ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अगले 3 साल तक। और उसमें आधा कैपेक्स जो है वो ग्रोथ कैपेक्स है और आधा अपग्रेडेशन और बेटरमेंट ऑफ फैसिलिटीज के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ अपॉर्चुनिस्टिकली हमको इनऑर्गेनिक ग्रोथ की ऑप्शंस मिलेंगे तो वो भी हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति अभी काफी स्टेबल है और हमारी कैपेबिलिटी है कि हम लोग लेवरेज करके और ज्यादा ग्रोथ हॉस्पिटल्स की तरफ कर सकते हैं। अगर डायग्नोस्टिक बिजनेस की बात की जाए तो आपने कहा बिल्कुल सही, जैसे कि बहुत कंसोलिडेशन एक डायग्नोस्टिक क्षेत्र में आजकल हो रहा है और वो उससे बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं। डिजिटल प्लेयर्स का भी उसमें योगदान हो रहा है, वो एक तरीके से एक नया आयाम उसको दे रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे हमें फोकस करें। हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं डायग्नोस्टिक में, लीडरशिप चेंज हुआ है, बहुत ही इंस्पायरिंग लीडरशिप वहां पर है अब। और उसके अलावा हमने एक पिछले तिमाही में किया था जो एक्विजिशन कंप्लीट, वो वहां पे 50% हमारा पहले शेयर होल्डिंग थी, उसको हम 100% पे ले गए। वो DDRC केरला में एक नंबर 1 डायग्नोस्टिक चेन था, तो वो हमने पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लिया है, तो उस पे अभी फोकस था। पर और भी दूसरे हम टारगेट इवैल्यूएट करेंगे और उस बिजनेस को और ग्रो करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल और लैब्स दोनों बिजनेस की अपनी अलग पहचान होती है और उनके जो डायनामिक्स हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो उन दोनों को हम बिल्कुल पैरेलली एक साथ ग्रो करेंगे, पर उनमें डायग्नोस्टिक पे खास तौर पे हम ध्यान दे रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा सर, तो ये 400 करोड़ का आप कैपेक्स जो बोल रहे हैं, हर साल 400 करोड़ अगले 3 साल तक, टोटल 1200 करोड़, राइट सर? 1200 करोड़। अच्छा, लगभग 1200 करोड़ का ही डेट है आपके पास, 1200 करोड़ का, 1270 करोड़ मेरे पास फिगर है अगर सही है तो, 1240 करोड़। तो फिर ये फिलहाल तो कम होने की संभावना नहीं, थोड़ा एक्सपेंशन करने की आप सोच रहे हैं तो? तो अभी 1239 करोड़ जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही नंबर है वो। नेट डेट अगर देखा जाए तो 869 करोड़ के करीब है अभी।
तो अभी जैसे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अगर एबिटा से डेट रेशियो हम देखें तो हम बहुत ही एक तरीके से क्योंकि एबिटा में लगातार वृद्धि हो रही है और डेट लेवल्स हमने मेंटेन किए हैं, इस कारण से हमें लगता है कि ये करंट डेट लेवल हम मेंटेन करेंगे, बढ़ेगा नहीं, पर करंट लेवल हम मेंटेन करेंगे। ये एक हेल्दी रेशियो होगा, क्योंकि जैसे जैसे एबिटा बढ़ता जाएगा, कैश फ्लो सफिशिएंट होता जाएगा, तो उस पर इसको कम करने का अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी रेशियो है हमारी एबिटा के ट्रेंड को देखते हुए। और फोर्टिस हेल्थ केयर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो पूरा सर का मैंने इंटरव्यू किया उससे एक मैसेज क्लियर जाता है कि सर ने ना जो इंटरव्यू में जितना समय दिया मुझे जी, उसमें से लगभग 40 से 50% वक्त सर ने एक सवाल के जवाब में दिया और वो था एक्सपेंशन को लेकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ग्रोथ को लेकर प्लान्स हैं। फिर किसी दिन फुर्सत में आपसे और डिटेल में इस पर बातचीत करूंगा, जो इंटरेस्टिंग आप एक्सपेंशन प्लान लेकर बैठे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे कुछ एक्विजिशंस के जरिए। फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और उम्मीद करते हैं ऐसी दमदार परफॉर्मेंस आने वाले समय में और आपकी कंपनी की नजर आए। धन्यवाद सर। आइए बढ़ते आगे और शो का समापन करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट आई है किरण जी की तरफ से, फोन अ फ्रेंड, एक स्पेशल पिक के साथ किरण जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका किरण जी, बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बोल्ड कॉल है और बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है और अगेंस्ट द ट्रेंड वाला स्टॉक है, बेचने की सलाह है अनिल जी, और वो भी नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील बेचने की सलाह है, 1273 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, इधर बेचना है। 1284 का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए। 1235 ये मेरा पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 1220 का रहेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर 2-3 दिन का पोजीशन लेना है तो आप पुट ऑप्शन के जरिए भी जा सकते हैं। 1280 का पुट ऑप्शन जो लगभग 44 के आसपास मिल रहा है, उसको बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 39 का, यानी सिर्फ 4 रुपए 5 रुपए नीचे, और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ 55 मेरा पहला रहेगा और 62 दूसरा टारगेट रहेगा। ये पुट ऑप्शन के जरिए भी आप बाय शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील में मंदी की पोजीशन बनाने की राय किरण जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका, धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी और हमारे बाकी सारे मेहमानों का भी हमारे लिए वक्त देने के लिए। आज के सेशन में जैन साहब का विशेष तौर से धन्यवाद, कम बात किए लेकिन वक्त पूरा दिया। जैन साहब आपका विशेष शुक्रिया। आइए आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। तैयार है दीदी सर? ओके, जय हिंद।